चैनल प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, थर्मोडाइनेमिक्स। देखिए, जितने भी ड्रॉपर बच्चे से आप मिलिएगा तो जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात आएगी तो वो यही बोलेंगे कि हमारा थर्मोडाइनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है वो थोड़ा वीक रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल अप्रोच भी बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं थर्मोडाइनेमिक्स। तो सबसे पहले हम थर्मोडाइनेमिक्स की मीनिंग समझते हैं कि थर्मोडाइनेमिक्स क्या होता है। देखिए, थर्मोडाइनेमिक्स में दो वर्ड्स मिलकर बना है, एक थर्मो और दूसरा डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हमारा हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हमारा हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो अगर शॉर्टकट में हम डिफिनेशन बोले कि थर्मोडायनेमिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो मूवमेंट ऑफ हीट को आप थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा डिफिनेशन नहीं लग रहा है कि मूवमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, बहुत छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का एग्जैक्ट डिफिनेशन जो मैं लेकर आया हूँ कि दिस चैप्टर डील विद द ट्रांसफर ऑफ हीट इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस एज वेल एज पॉसिबिलिटीज ऑफ रिएक्शन या प्रोसेस। ठीक है, यानी वही बोला जो मोमेंट ऑफ हीट। ठीक है, बाय द वे यही होता है कि यह चैप्टर हमें ये बताना चाहता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है ना, यानी हीट का ट्रांसफर होता है कोई भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, या एज वेल एज रिएक्शन या प्रोसेस। ठीक है, तो आई थिंक अब ये समझ में आया होगा थर्मोडाइनमिक्स का डिफिनेशन। ये कोई बड़ा डिफिनेशन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो उसके बाद कुछ टर्म यूज करेंगे हम थर्मोडाइनमिक्स में, उसके बारे में देख लेते हैं। वही लिखे हैं डिफिनेशन ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी इन थर्मोडाइनमिक्स, यानी कुछ डिफिनेशन है जो थर्मोडाइनमिक्स में हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया गया है, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग होता है, दोनों मतलब दोनों को मिला देंगे तो यूनिवर्स हमारा बन जाएगा। सिस्टम, द डेट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी या ऑब्जर्वेशन। सिस्टम उसे कहते हैं, यानी ये एक पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है जो क्या कहते हैं, जिसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जिसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। और सराउंडिंग किसे कहते हैं, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यानी जो सिस्टम हो गया, ठीक है, सिस्टम को छोड़कर, यूनिवर्स में सिस्टम को छोड़कर बाकी सारे हमारा क्या आ जाएगा, सराउंडिंग आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, रूम में बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं, तो क्या होगा कि वो सिस्टम हो जाएगा, वो रूम क्या हो गया, सिस्टम हो गया, और बाकी सारी जगह वो रूम को छोड़कर क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो ये इतना बड़ा मतलब चीज नहीं है जो आगे आने वाले हैं, तो ये सब तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सिस्टम क्या होते हैं। देखिए, टाइप ऑफ सिस्टम, देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम के तीन टाइप होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, इन विच मास एंड हीट बोथ एक्सचेंज विद सराउंडिंग। ओपन सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसमें क्या हो, मास और हीट दोनों एक्सचेंज हो। ठीक है ना, सराउंडिंग में मास और हीट दोनों एक्सचेंज हो। वही लिखा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस कैरिड आउट इन ओपन वेसल। यानी इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होता है वो किस वेसल में होता है, ओपन वेसल में होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ह्यूमन बॉडी, जैसे ह्यूमन बॉडी का अगर ये मास ले लिया जाए तो उसका मास चेंज रहता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, हीट भी चेंज रहता है, चेंज होते रहता है। जैसे कभी आप मान लीजिए आपका अभी टेम्परेचर है 98, और क्या पता शाम को होते होते आपको फीवर लग जाए। ठीक है, आपको 100 डिग्री इन फ़ारेनहीट बुखार हो जाए, तो क्या यहाँ पे हीट चेंज हुआ कि नहीं। जैसे अभी मान लीजिए आप 50 केजी के हैं और एक दो महीने के बाद आप 55 केजी के हो जाइएगा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हीट और मास दोनों चेंज हो रहा है। तो वही एग्जांपल हो गया ह्यूमन बॉडी, एसी, एसी ऑन एसी है तो उसको हम ओपन सराउंड ओपन सिस्टम में बोल सकते हैं। हॉट प्रेशर कुकर भी ओपन सिस्टम में आ जाएगा। दूसरा है हमारा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है कि इन विच ओनली हीट बट नॉट मास एक्सचेंज विद सराउंडिंग। इसमें क्या होता है, सिर्फ
हीट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या चेंज होता है, हीट चेंज होता है। जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल विद डाई एटॉमिक बाउंड्री, ठीक है। अगर कोई भी पूछे ओपन सिस्टम में हम कैसा वेसल यूज करते हैं, तो ओपन वेसल, और इसमें क्लोज्ड वेसल और बाउंड्री कैसा होना चाहिए, डाई एटॉमिक बाउंड्री। अब डाई एटॉमिक बाउंड्री क्या होता है, विद एक्सचेंज ऑफ हीट। डाई एटॉमिक बाउंड्री ये करता है कि मास को एक्सचेंज नहीं करेगा, सिर्फ किसका एक्सचेंज करेगा, हीट के। जैसे एग्जाम्पल में आप एक कप चाय या कॉफी लाए, ठीक है, और उस पे किसी चीज से ढक दिए, तो क्या वो तो वेपर अब नहीं ना बन रहा है, वेपर नहीं बन रहा है, तो मास चेंज नहीं होगा। लेकिन चाय आप रखें तो चाय कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे हीट चेंज हुआ बट मास नहीं चेंज हुआ, तो उसी को बोलते हैं क्लोज सिस्टम। एग्जाम्पल हो गया वही कप ऑफ टी, ठीक है ना, आप चाय रखे हैं और उस पर मतलब किसी चीज से ढक दिए हैं, तो क्या हो गया आपका क्लोज। अब हम बात करते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम इन विच नाइदर हीट नॉर मास एक्सचेंज विद सराउंडिंग, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही हमारा हीट चेंज होगा और ना ही मास चेंज होगा, यानी दोनों इसमें कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल विद डायाटॉमिक वॉल। इसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जो होता है क्लोज्ड वेसल में होगा, लेकिन उसका वॉल कैसा होगा, ए डायबिटिक वॉल, ए डायबिटिक वॉल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए डायबिटिक वॉल में नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी ना ही हीट चेंज होगा, और क्लोज्ड वेसल है तो ये जरूरी बात है कि भाई मास भी नहीं चेंज हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल हो गया थर्मोफ्लास्क और यूनिवर्स। थर्मोफ्लास्क किसे कहते हैं, कि थर्मस में जो अंदर लगा रहता है उसी को बोलते हैं थर्मोफ्लास्क। अब थर्मोफ्लास्क क्या करता है, ना ही हमारा हीट चेंज होने देगा, ना ही मास, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं थर्मोडाइनेमिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, विच डिपेंड्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सिस्टम। अब हम बात करने वाले हैं थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टीज दो होते हैं, एक होता है हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, यानी जिसमें क्या हो कि वही लिखा है कि विच डिपेंड्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सिस्टम या मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज उसे कहते हैं, यानी ये मास डिपेंडेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, मास डिपेंडेंट, और इसको आप साइज डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ सिस्टम या मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ये क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होता है। अब देखिए इसका रिमार्क्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी बोला जाए इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का तो हम डिफिनेशन पढ़ लिए कि एक होता है मास डिपेंडेंट और दूसरा होता है मास इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं, डेंसिटी के नाम सुने होंगे आप, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो इसमें मास है, यानी आप बोल सकते हैं मास डिपेंडेंट है, लेकिन आपका ये एक्सटेंसिव नहीं होगा, इंटेंसिव होगा। तो कैसे हम पहचानेंगे कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वही इस चैप्टर का जो फर्स्ट स्पेशल पॉइंट जो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्या है कि द प्रॉपर्टी विच रिमेन अनचेंज या सेम ऑन डिवीजन द सिस्टम इनटू ए स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यानी देखिए ये हो गया हमारा स्कूल वाला। स्कूल में अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला डिफिनेशन स्कूल के मार्क्स के लिए लिख सकते हैं, लेकिन भाई हम पहचानेंगे कैसे, तो ये वाला दो स्पेशल पॉइंट है, इससे पहचानेंगे कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होता है। तो एक्सटेंसिव या इंटेंसिव में डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे, ये देखिए। प्रॉपर्टी विच रिमेन अनचेंज सेम ऑन डिवीजन द सिस्टम इनटू ए स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी ऐसा प्रॉपर्टीज जो चेंज ना हो, सेम रहे, ठीक है ना। डिवीजन द सिस्टम, यानी सिस्टम को डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ये एक टब है और इसमें क्या है, 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर है। फिर से एक दूसरा ये टब है, इसमें क्या है, 5 लीटर वाटर है।
तो देखिए ये 10 लीटर वाटर है और ये 5 लीटर, दोनों का डेंसिटी सेम रहेगा। भले ही ये 10 है ज़्यादा है, ये 5 है कम है, लेकिन दोनों का डेंसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारा डेंसिटी क्या हुआ, डेंसिटी हो गया हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और देखिए, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव होता है। जैसे एग्जांपल बोलूं डेंसिटी का, अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, अभी आप टेंशन मत लीजिए। डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो आपका मास भी आपका एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, तो इसका रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव होगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का। देखिए क्या है कि यह है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, इसमें से कौन एक्सटेंसिव है और कौन इंटेंसिव है। तो मोल, मोल हमारा क्या है, एक्सटेंसिव है। मोल क्या है जी, एक्सटेंसिव। मास, मास जाहिर सी बात है इसमें कुछ नहीं है, मास क्या है, एक्सटेंसिव। जैसे एक आदमी है उसका 50 kg वेट है, मास है, और दूसरा है उसका 30 kg है, तो ये चेंज हो जा रहा है कि नहीं, डिवीजन करने पर चेंज हो रहा है, तो ये एक्सटेंसिव। वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव। डेंसिटी क्या हुआ, m बाई वी, यानी मास बाई वॉल्यूम, यानी दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंटेंसिव। टेम्परेचर क्या होगा, इंटेंसिव। अब ये मैं बता दूं कि टेम्परेचर क्या होता है, जो भी टेम्परेचर से रिलेटेड आ गया, जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये सब क्या होगा, इंटेंसिव होगा। वही अगर एनर्जी से रिलेटेड आ गया, ठीक है, तो एनर्जी से रिलेटेड हमारा क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ये क्या है, मास डिपेंडेंट होता है, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। मोलरिटी ये इंटेंसिव। जितना भी कॉन्सेंट्रेटेड टर्म होता है, जैसे मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, ये सब क्या होता है, हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, इंटेंसिव, इंटेंसिव। ठीक है, मोलर वॉल्यूम क्या है, ये भी हमारा इंटेंसिव है। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, ये भी क्या है, इंटेंसिव। मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी बाई मोल। देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इंटेंसिव। अभी मैं बताया टेम्परेचर से रिलेटेड सब क्या हो जाएगा, हमारा इंटेंसिव। मेल्टिंग पॉइंट भी इंटेंसिव। अब इंथैल्पी देखिए, इंथैल्पी क्या है, एनर्जी रिलेटेड है। क्या है, एनर्जी रिलेटेड, क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। इंट्रोपी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। रेसिस्टिविटी इंटेंसिव। विस्कोसिटी क्या होता है, ये देखिए इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लिक्विड लेयर। ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लिक्विड लेयर, यानी लिक्विड लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं, ये हमारा है इंटेंसिव। ये भी स्पेसिफिक हीट इंटेंसिव। गिव्स फ्री एनर्जी, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, तो एक्सटेंसिव। प्रेशर इंटेंसिव। सरफेस टेंसर इंटेंसिव। ठीक है, तो ये तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम पहचानेंगे। अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। टाइप ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस, थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, कोई भी कंपटीशन हो आपका, जेई नहीं, तो यहाँ से मतलब समझ सकते हैं कि पार्ट 1 का इंपॉर्टेंस यहीं से शुरू हो रहा है, वहाँ से दो स्पेशल पॉइंट था, और यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। टाइप ऑफ थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस, थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस का जो टाइप होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं कि प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। यानी ये क्या होता है कि इस प्रोसेस में
पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वही लिखा है टेम्परेचर कांस्टेंट तो डी टी जीरो, डेल्टा टी जीरो। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस उस प्रोसेस कहते हैं जिसमें क्या हो, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्या हो जी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। और इसमें जो लॉ लगता है बॉयल्स लॉ लगता है, यानी आइसोथर्मल प्रेशर में ये देखिए, अभी ग्राफ समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो अब डीमोटिवेट ना हो कि ये नहीं समझ में आ रहा है, ये हार्ड है, चैप्टर टफ है। कुछ टफ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, इसमें जो लॉ यूज करते हैं बॉयल्स लॉ यूज करते हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी। देखिए ध्यान समझिएगा, अभी मैं क्या बोला कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हमारा डी टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा जीरो। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। अब कोई आपसे पूछे ये बताओ डी टी हमारा जीरो है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा या नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर डी टी जीरो हो तो हमारा आइसोथर्मल 100% होगा। अगर कोई बोले डेल्टा टी जीरो हो तो आइसोथर्मल होगा कि नहीं। तो अगर डेल्टा टी जीरो हो तो वो में भी आइसोथर्मल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो या डी टी जीरो हो तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि भाई ये आइसोथर्मल है। लेकिन अगर पूछे डेल्टा टी जीरो है, बताओ आइसोथर्मल होगा कि नहीं होगा, तो ये डिपेंड करेगा उसके ग्राफ पर। यानी डेल्टा टी किसे कहते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो हो सकता है फाइनल माइनस इनिशियल जीरो हो लेकिन बीच में कुछ और टेम्परेचर हो। तो हमारा तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट वहां पे नहीं है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। तो ये अब बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लॉ पर। जो लॉ यूज करते हैं हम, बॉयल्स लॉ यूज करते हैं। बॉयल्स लॉ जो होता है पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, अब इसके ग्राफ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ। ठीक है, ग्राफ समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से पहले मैं दो नोट लिखवाऊंगा आपका, जो जितने भी अभी हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं उसमें यूज होगा। तो दो नोट क्या है कि इफ वॉल्यूम इंक्रीज देन इट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। एक क्या है, इफ वॉल्यूम डिक्रीज देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्रेशन। देखिए अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है, अब अभी हम देखेंगे कहाँ इंक्रीज करेगा, किस तरह करेगा, वो अभी मत सोचिए। अगर बस इतना देखिए, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हम एक्सपेंशन कहेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो कॉम्प्रेशन कहेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम उसका ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए किसी भी प्रोसेस का जो पहला ग्राफ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पीवी ग्राफ का। इसका बॉयल्स लॉ मैं लिख देता हूँ फिर से। बॉयल्स लॉ जो होता है वो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ये होता है बॉयल्स लॉ। अब हम बात करते हैं पीवी ग्राफ का। ये हो गया पी, ये हो गया हमारा वी। तो इसका देखिए ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप लोग ये पढ़े होंगे, बहुत पहले बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में। तो ये कोई नई चीज नहीं है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसे फॉर्म्ड होगा, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखिए ये एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी दो ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दोनों पीवी ग्राफ का,
ये P और V, इसका हमेशा ग्राफ कैसा होगा? जब भी आप देखिए ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल दीजिए भाई बॉयल्स लॉ यूज हुआ है, और ये क्या है, यानी इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब भी ऐसे देखिएगा। और इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। अब देखिए जो पीवी ग्राफ बनाए हैं हम, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको दिख रहा है, तो आप बोल दीजिएगा ये आइसोथर्मल है। क्या बोल दीजिएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो दोनों को मैं लिख देता हूं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। देखिए इसमें वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज, यानी इधर बढ़ रहा है तो ये एरो इस तरफ है, यानी वॉल्यूम इसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अभी मैंने क्या लिखा कि वॉल्यूम इंक्रीज देन कॉल्ड एक्सपेंशन, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी वॉल्यूम जो इधर है ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। समझ में आ गया? ठीक है। अब एक और ग्राफ देखिए, ये ग्राफ नंबर 1 हो गया हमारा, ये 2, ये ग्राफ नंबर 3 देखिए। V वर्सेस T का देखते हैं, V वर्सेस T का ग्राफ हम देखते हैं, VT ग्राफ का देखते हैं। अब देखिए पहला जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब बहुत इजी आप कर सकते हैं खुद। VT ग्राफ, इसमें क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या है जी? टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा? देखिए आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखिए, तो बोल दीजिए ये आइसोथर्मल है, यानी मेन हमें क्या देखना है? टेम्परेचर कांस्टेंट पी वी है। यानी जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे भी देखिए हमें देखना है कि क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर इधर कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर टाइम के साथ कहाँ बढ़ रहा है? बढ़ रहा है हमारा वॉल्यूम। तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल लिखते हैं, आइसोथर्मल। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा? एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर? अगर वही ये जो एरो नीचे रहे तो कंप्रेशन हो जाएगा। अब देखिए एक हम देखते हैं प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ, टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं। ये हो गया पीटी, इसमें क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। पीटी ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा? आइसोथर्मल। अब देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो जो बोयल्स लॉ क्या होता है? क्या होता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेशन, कंप्रेशन हो गया। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आई होप ये आइसोथर्मल प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो डीपी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो, तो डेल्टा पी भी क्या होगा? जीरो। इसमें जो लॉ यूज करते हैं हम चार्ल्स लॉ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? चार्ल्स लॉ। आइसोबारिक प्रोसेस में हम चार्ल्स लॉ यूज करते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है कि प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। देखिए डिफिनेशन नहीं लिखा हूं, आप लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो उसको आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। इसमें जो लॉ यूज होता है चार्ल्स लॉ, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। इसमें चार्ल्स लॉ यूज होता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं, ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। तो मैं क्या बोला कि जो फर्स्ट जो ग्राफ होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, तो क्योंकि इसमें देखिए इसमें हमें नहीं दिखता। जैसे हम पहला ग्राफ जो बनाए थे इसमें आइसोबारिक में, देखिए आइसोबारिक का जो पहला ग्राफ बनाए थे उसमें क्या था? टेम्परेचर दिख रहा था। क्या ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है? इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भाई टेम्परेचर दिख ही नहीं रहा है, क्या करें हम? तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आइसोबारिक का ग्राफ के बारे में। ग्राफ, ठीक है, आइसोबारिक का हम ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले V वर्सेस T। पहले ऐसा ग्राफ देखेंगे जिसमें क्या नहीं रहे?
जैसे आइसोबारिक पर है तो आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसमें प्रेशर वाला ना देखे, तो V वर्सेस T देखते हैं, V वर्सेस T। अब इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, और जो V वर्सेस V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओ सॉरी, V इसमें आइसोबारिक में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, अगर एरो इस तरफ रहे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं, V वर्सेस T का ग्राफ है, तो ऐसे है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या बोलेंगे, आइसोबारिक, क्या बोलेंगे, आइसोबारिक। और वॉल्यूम इंक्रीज करें, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं ना, इधर एरो इस तरफ है, तो क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। अगर एरो ऐसे रहे तो क्या बोलते, अगर ऐसे रहे तो इस तरफ से नीचे की तरफ से कॉम्प्रेशन बोलते। दूसरा ग्राफ देखते हैं, P वर्सेस V का। तो P वर्सेस V का ग्राफ क्या करता है, वो देखिए ध्यान से, ये हो गया हमारा P, और ये क्या हो गया V। इसमें क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, नहीं ना बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, आइसोबारिक, क्या बोलेंगे, आइसोबारिक। वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्सपेंशन। समझ में आ गया। अब अब एक और ग्राफ, अब तो आप लोग प्लॉट कर सकते हैं भाई, 10th पास करके आए होंगे, अगर 11th में तो प्लॉटिंग तो सीखी होगी, तो बिल्कुल इजी है आपके लिए ये। अब बात करते हैं हम P वर्सेस T का, एक देख लेते हैं, P वर्सेस T। इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, P वर्सेस T है। प्रेशर जब भी कांस्टेंट देखिएगा आंख बंद करके बोल दिए भाई आइसोबारिक है, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोबारिक। अब देखिए, इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो कैसे समझे कि वॉल्यूम नहीं है, तो कैसे समझेंगे, तो आपका जो चार्ल्स लॉ में बताया, चार्ल्स लॉ क्या होता है, V इज, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो ये बताइए, टेम्परेचर इधर है, एरो किस तरफ से है, इस तरफ से, यानी इधर से आ रहा है, रिएक्शन इधर से इधर आ रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पे, टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम भी घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो आइसोबारिक कॉम्प्रेशन, ठीक है। आई होप आइसोथर्मल और आइसोबारिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, ध्यान समझिएगा, यानी इसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ये क्या होता है, रिगिड क्लोज्ड वेसल यानी बम्प कैलोरीमीटर, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब भी आपके क्वेश्चन में रिगिड क्लोज्ड वेसल है या बम्प कैलोरीमीटर है तो समझ जाइएगा वो प्रोसेस आइसोकोरिक है, यानी उसमें वॉल्यूम जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट डीवी जीरो, डेल्टा वी भी जीरो। इसमें जो लॉ यूज होता है गे लुसाक लॉ, कौन सा लॉ यूज जो होता है, गे लुसाक लॉ, यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्या होता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। अब इसका ग्राफ प्लॉटिंग करके देखते हैं हम लोग, इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो बात करते हैं सबसे पहला ग्राफ की, जो P वर्सेस T का ग्राफ है। P वर्सेस T, इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो इसका भी ग्राफ ऐसे बनेगा थोड़ा, ठीक है। P वर्सेस T का ग्राफ है तो क्या बनेगा, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये क्या होगा, एक्सपेंशन होगा या कॉम्प्रेशन होगा। सबसे पहले ये तो हमारा किसका ग्राफ हुआ, किसका ग्राफ हुआ, आइसोकोरिक का हुआ। तो आप लोग बताइए कॉम्प्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा, ठीक है। चलिए तब हम बताते हैं। देखिए इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ता था तो एक्सपेंशन, वॉल्यूम घटता था तो कॉम्प्रेशन। अब भाई ये बताओ, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ना ही कॉम्प्रेशन होगा ना ही एक्सपेंशन होगा, तो इसमें हम अलग टर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे,
सबसे पहले V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, तो क्या लिख दीजिएगा, आइसो कोरिक लिख दीजिएगा। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इसको हीटिंग बोलते हैं। वही टेम्परेचर घटेगा तो कूलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइसोकोरिक हीटिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, दूसरा जो है हमारा P वर्सेस T का। इसी का देख लेते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P वर्सेस T ऐसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक कूलिंग हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो कूलिंग। तीसरा हम ग्राफ पढ़ते हैं P वर्सेस V का ग्राफ। P वर्सेस V का ग्राफ क्या होता है, ध्यान समझिएगा। यानी P और V, इसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसमें लॉ जो यूज होता है, मैं अभी बता रहा हूँ, लॉ जो यूज होता है हमारा गेलुसाक लॉ, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हमेशा याद रखिए भाई, बिना लॉ के नहीं समझ में आएगा कि कौन आइसोकोरिक है, कौन आइसोबारिक है, कौन आइसोथर्मल है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेलुसाक लॉ कहते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, आइसो कोरिक हीटिंग। ठीक है, अगर भाई प्रेशर कम हो या टेम्परेचर कम हो तो क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक कूलिंग। ओके, आई थिंक ये तीनों प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, जो है हमारा ए डायबिटिक प्रोसेस। ठीक है, ए डायबिटिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ए डायबिटिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ए डायबिटिक प्रोसेस। वैसा प्रोसेस जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो। ठीक है, कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं, ए डायबिटिक प्रोसेस। यानी इसमें क्यों, क्यों इज डिनोटेड है हीट। ठीक है ना, हीट जीरो है, डी क्यू भी जीरो होगा। आइसोथर्मल इंसुलेट, देखिए जब भी आपको आए हीट जीरो है, ठीक है, जब भी आपका हाई आए कि हीट क्या है, देखिए कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है, और सारे प्रोसेस में हम कांस्टेंट की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हीट जीरो है। तो हीट जीरो है, ये आए या थर्मली इंसुलेटेड है, तो क्या बोलिएगा, ए डायबिटिक प्रोसेस बोलिएगा। आप लोग क्या बोलिएगा, ए डायबिटिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, जो है हमारा साइक्लिक प्रोसेस। क्या है, साइक्लिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम बट प्लेस्ड विद सीरीज ऑफ स्टेप इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। यानी साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो, इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम हो। क्या हो, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, लेकिन इस सीरीज ऑफ स्टेप से फॉलो करे। जैसे देखिए, एक कोई पर्सन है, ए से चला और वापस ए पर आ गया, लेकिन उसके ए से चलकर बी पे गया, बी से चल के सी पे गया, सी से चल के डी पे गया, और डी से चल के वापस ए पर आया। यानी ये एक राउंड लगा कर आ रहा है, राउंड लगा कर आ रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे आप मान लीजिए, आप घर से निकले, घर से गए अपने दोस्त के यहाँ, दोस्त के यहाँ से गए मार्केट। ठीक है, मार्केट के बाद कहीं घूमने चले गए, और घूम के वापस जब अपने घर पे आइएगा, तो ये क्या हुआ, इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम हो गया, घर से गए थे घर आ गए, लेकिन इस सीरीज ऑफ स्टेप चल कर गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस बोल देंगे। देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले क्वेश्चन जो मतलब करने जा रहे हैं, वो ये देखिएगा। ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि पूछ रहे हैं, राइट द नेम ऑफ ईच प्रोसेस। क्या पूछ रहा है, राइट द नेम ऑफ ईच प्रोसेस, यानी सभी प्रोसेस का नाम बताना है। जैसे ए से बी गया, तो आइसोकोरिक होगा, आइसोबारिक होगा, थर्मल थर्मल होगा, यह क्या होगा उसके बारे में पढ़ना, बताना है हमें। तो देखिए, तुम दिखाए, आई होप कि क्वेश्चन भी आप लोग को सही से विजिबल है, दिख रहा होगा। जैसे ए से बी गया,
अब ध्यान से देखिएगा, ए से बी जाएगा तो क्या होगा, ए से बी गया तो इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, ऐसे कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर कांस्टेंट आएगा तो क्या बोलेंगे, आइसो बारिक बोलेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए पहले प्रेशर पी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, आइसो बारिक, आइसो बारिक। देखिए पी वर्सेस बी समझ जाइए, ये भूल जाइए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऐसे बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, क्या होगा, एक्सपेंशन, यानी आइसोबारिक एक्सपेंशन। देखिए बी से सी आएंगे, तो बी से सी आएंगे, बी से सी आइएगा तो देखिए ये पीवी ग्राफ है, किस ग्राफ है, पीवी ग्राफ। और बी से सी जब हम आ रहे हैं तो इसमें क्या कांस्टेंट हो रहा है, यानी हाइपर बोला है, रिक्टेंगुलर हाइपर बोला है, तो इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, यानी टी कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, और क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंशन। अब देखिए बात करते हैं सीडी, सीडी में आइएगा तो फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है तो पी कांस्टेंट लिख लीजिए, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, आइसोबारिक। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इस बार घट रहा है तो क्या होगा, कंप्रेशन, आइसोबारिक कंप्रेशन। फिर बात करते हैं एडी ग्राफ की, एडी ग्राफ में देखिए क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा, आइसोकोरिक, क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक। अब देखिए प्रेशर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो अभी मैं बताया आइसोकोरिक में क्या होता है, गेलुसाक लॉ यूज होता है, यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा। आई होप आपका ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ, ये क्वेश्चन भाई आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ये क्वेश्चन आप बनाकर और ऐसे ही लिखकर, जिस तरह मैं लिखा था कि ए बी से जाएंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, और आप कमेंट बॉक्सेस में आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं कि ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ऐसा क्वांटिटी जो क्या इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, क्या किस पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, वो जो वे चला है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड ना करे, यानी जो पाथ फॉलोड किया है उस पर डिपेंड ना करे, उसको क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कोई पर्सन है, वो ए से बी गया, पाथ वन से, पाथ वन से ए से बी गया, एक गया पाथ टू से ए से बी गया, एक गया पाथ थ्री से ए से बी गया। लेकिन अगर सभी का हम डेल्टा पी निकाले, यानी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट निकाले, तो क्या आएगा, पी बी माइनस पी ए। पाथ टू का भी क्या आएगा, पी बी माइनस पी ए, पाथ थ्री का भी क्या आएगा, पी बी माइनस पी ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टेट फंक्शन। वही यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा पी इज पाथ फंक्शन सो पी इज स्टेट फंक्शन। अगर डेल्टा पी पाथ फंक्शन हो, यानी डेल्टा पी सभी का सेम आए, तो पी को क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे, पी को क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन, ठीक है। वही यहाँ पे कुछ ये इंपोर्टेंट में करके लिखा गया है कि इफ एफ इज स्टेट फंक्शन तो डेल्टा एफ शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट, यानी इफ स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा एफ क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कोई भी अगर इफ स्टेट फंक्शन है, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही नाम ले ले रहा हूँ, दानिश अगर स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा दानिश क्या होगा, पाथ फंक्शन होगा, ठीक है। यानी कोई भी जो अगर इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करे और पाथ फॉलोड पे ना डिपेंड करे, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। अगर एफ स्टेट फंक्शन होगा तो डेल्टा एफ पाथ फंक्शन होगा। अब देखिए कुछ आपको नाम याद करना पड़ेगा जो
स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है आप नाम याद कर लीजिएगा क्या होता है उसका, मैं आपको ट्रिक भी दूंगा याद करने के लिए। पीटी उषा, पीटी उषा, पी से हमारा प्रेशर हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, पी से प्रेशर, टी से हमारा टेम्परेचर, यू से इंटरनल एनर्जी, यू से होता है हमारा इंटरनल इंटरनल एनर्जी, यू का डिनोशन होता है, एस से होता है इंट्रोपी, एच से होता है एंथैल्पी। एक की जगह पर देखिए मैं यहाँ पे सीरीज पुगाने के लिए पीटी उषा रखा, एक की जगह पर आप पढ़िएगा जी, क्या पढ़िएगा जी, और जी का होता है गिब्स एनर्जी, क्या होता है गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी। देखिए ये ऑल आर स्टेट फंक्शन, जितने भी हैं ये ऑल आर स्टेट फंक्शन, ये सभी क्या है स्टेट फंक्शन है हमारा। यानी पीटी उषा प्रेशर टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इंट्रोपी इंथैल्पी और गिब्स एनर्जी, ये क्या है हमारा स्टेट फंक्शन है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। अब देखिए ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी पाथ फंक्शन इफ इट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। और हम पाथ इसको क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन किसे कहते हैं जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे ही करे, और क्या वो पाथ फॉलोड किस तरह किया है उस पर भी डिपेंड करे, तो उसको क्या बोलते हैं पाथ फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं पाथ फंक्शन। इसका एग्जांपल आप याद कीजिएगा, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, हीट और वर्क क्या होते हैं पाथ फंक्शन होता है। लेकिन एक चीज और हम आगे बात करेंगे, हीट प्लस वर्क इज स्टेट फंक्शन होता है, वो कैसे होता है वो आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हीट एंड वर्क क्या होता है हमारा पाथ फंक्शन होता है। अब एक स्पेशल पॉइंट करके यहाँ पे लिखा गया है कि नोट इफ एफ इज स्टेट फंक्शन देन डेल्टा एफ बी जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर एफ स्टेट फंक्शन हो, अगर एफ स्टेट फंक्शन हो तो डेल्टा एफ क्या होगा पाथ फंक्शन होगा, और डेल्टा एफ क्या होगा जीरो होगा इन साइक्लिक प्रोसेस। किसमें साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में अभी अभी बताया साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस यानी जहां से चला, जैसे आप ए से चल रहे हैं और वापस ऐसे घूम के ए पर ही आ गए, ए से बी गए, बी से सी और सी से ए आ गए, तो ये क्या हो गया साइक्लिक प्रोसेस हो गया। यानी साइक्लिक प्रोसेस यानी इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी डेल्टा जब निकालिएगा फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा जीरो होगा। तो वही बोल रहे हैं इफ एफ इज स्टेट फंक्शन देन डेल्टा एफ शुड बी जीरो इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे वही पे एक एग्जांपल यहाँ पे करके लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इन ए बी सी डी प्रोसेस इज जीरो, यानी ए से बी गया, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए आया, यानी ए बी सी डी प्रोसेस में डेल्टा एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद सेकेंड पार्ट में ही हमारा न्यूमेरिकल अप्रोच आएगा। तो ये देखिए जितना भी अभी हम पढ़े तो ये बिल्डअप था, ये एक फाउंडेशन था, थर्मोडाइनमिक्स का फाउंडेशन समझ सकते हैं। जैसे घर बनता है ना, तो घर में सबसे पहले फाउंडेशन उसका न्यू मजबूत किया जाता है, तो वो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो वो देखिएगा, और उसी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट जब आएगा उसी में हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको और अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो आई होप अभी तक जितना पढ़ाया वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।